Bismillahirrahmanirrahim. Our second lecture is about the system of linear equation and matrices. These are the outline. In section 1 we will study Gauss elimination method. This is the method to solve system of linear equation. In the we will discuss this method, some examples. In the second section, algebra of matrices, we will discuss here addition of matrices, subtraction of matrices, scalar multiplication in matrices, multiplication in matrices, and then some algebraic properties. Section 2.3, we will discuss some elementary matrices like transpose of matrix, trace of matrix, and some other matrices. Section 2.4, we will discuss inverse of a matrix and how to find inverse of matrix. In section 2.5, we will solve linear system. We will find the method that how to solve linear system using matrices. In section 2.6, we will define diagonal, triangular, and symmetric matrices. So सबसे पहले ये गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. तो इसको पहले इसको डिफ़ाइन करने से पहले ये मैट्रिक्स इन अ रिड्यूस एचेलन फॉर्म. A matrix is said to be in reduced echelon form if any rows consisting entirely of zero are grouped at the bottom of the matrix. तो जब आपने किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलन फॉर्म में बदलना है तो पहली चीज़ क्या है कि वो वाली रो जिसमें सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं, सारी एंट्रीज ज़ीरो है, वो मैट्रिक्स में एंड पे बॉटम पे आपने उसे ग्रुप करना है. सेकंड चीज़ ये है कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ईच अदर रो इज़ 1. तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए. इस एलिमेंट को हम कहते हैं पिवट एलिमेंट या फिर लीडिंग 1. थर्ड चीज़ ये है द लीडिंग वन ऑफ ईच रो आफ्टर द फर्स्ट इज़ पोजिशन टू द राइट ऑफ द लीडिंग वन ऑफ द प्रीवियस रो. तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसी मैट्रिक्स में यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलन फॉर्म में है. और फर्दर सारे एलिमेंट जो हैं सारे एलिमेंट जो हैं वो उस कॉलम में जिसमें कि 1 कंटेन कर रहा है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब देखें कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें जो थर्ड रो है इसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो है. सेकंड रो जो है इसमें ये आपके पास एलिमेंट 1 जो है और बाकी इस कॉलम में जितनी भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो है. तो ये हमारे पास एलिमेंट जो है रिड्यूस एचेलन फॉर्म में. सेकंड मैट्रिक्स जो है ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म में नहीं है बिकॉज कि सेकंड रो जो है वो सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो है. तो हमने ये कहा था कि ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं उसे बॉटम में होना चाहिए, सबसे आखिर में होना चाहिए. इसी तरह ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें आप देखें कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म में है. अब ये जो फोर्थ मैट्रिक्स है अगेन आप देखें तो ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म में नहीं है बिकॉज के ये जो सेकंड रो है इसमें हमने कहा था कि अब फर्स्ट रो में जो आपके पास लीडिंग 1 है वो इस पोजीशन पर है, तो सेकंड रो में जो लीडिंग 1 है वो यहाँ पर होना चाहिए. तो ये जो है रिड्यूस एचेलन फॉर्म में नहीं है. और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं कि द रिड्यूस एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ यूनिक. नाउ ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो है ये हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. तो सपोज़ हमारे पास एक सिस्टम है AX इज़ इक्वल टू B. तो जो A है ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होंगी वहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो हमने फॉर्म किया है. और x जो है वो नंबर ऑफ़ अननोन है. b जो है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हमने सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन रखे हुए हैं. तो इन गॉस जॉर्डन मेथड वी प्रोसीड एज फॉलोज. तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं.
उसके बाद हम उस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन उसका उस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट होता है। ये एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। तो ये एग्जांपल 1 जो है इसमें यूज़ द मेथड ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन टू फाइंड रिड्यूस एचिलन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलन फॉर्म जो है वो फाइंड आउट की गई है। तो किस तरीके से? तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने 1 बनाना है। तो रो 1 और रो 2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप में हमने जो ये एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 3 से, ये जो फर्स्ट रो है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। अब हमारी जो फर्स्ट रो है ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई। अब सेकंड जो है इसमें आपने एलिमेंट जो है इसको 0 बनाना है, तो ये एलिमेंट जो थर्ड रो है इसमें इसको ये ऑपरेशन आप यूज़ करें R3 प्लस R1 इंटू -4, हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस होके ये आ जाएगा। तो इस केस में ये जो एलिमेंट है ये हमारा पिवट एलिमेंट है। अब इसको हमने 1 बनाना है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फर्दर आप ऑपरेशन यूज़ करें, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये, तो ये 2 जो हमारे पास रोज़ हैं ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई, और फाइनली जो है वो हमारे पास फॉर्म जो है ये बन जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास रिड्यूस एचिलन फॉर्म में बन जाएगा। दिस मैट्रिक्स इज इन अ रिड्यूस एचिलन फॉर्म। सेकंड एग्जांपल है इसमें मेथड को इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? ये जो आपके पास कोएफिशिएंट है, इन कोएफिशिएंट की मदद से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं, और ये सॉल्यूशंस है, ये मैट्रिक्स जो है ये B है, तो यहाँ से ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और सॉल्यूशन मैट्रिक्स की मदद से ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तो हमने पहले स्टेप में इसको रिड्यूस एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वही तरीका है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट बनाए, और ये प्रोसेस यहाँ पर किया गया है, और ये आप देखें तो इस सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखें इसका सोल्यूशन यूनिक नहीं है, ये इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व किया गया, यहाँ पर भी इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आएंगे। एग्जांपल 4 में इस सिस्टम को सॉल्व किया गया। आप देखेंगे इस सिस्टम जो है अगेन इसमें भी आपके पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे इक्वेशन जो है वो आपके पास 3 है और नंबर ऑफ़ अननोन्स 5 है, तो हमारे पास सोल्यूशन लाजमन इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन हमारे पास आएंगे। तो ये एग्जांपल है जिसमें ये दिखाया गया है कि ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पर आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो ये जो सिस्टम है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए सिस्टम कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब ये जो लास्ट रो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। बाकी सारी ये देखें, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 0x1 + 0x2 + 0x3 = 1। तो अगर तो इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इट मीन 0 = 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो सिस्टम है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैट्रिसेस का कुछ अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस हैं इनमें हम एडिशन देखते हैं। तो 2 मैट्रिसेस को ऐड करने का मतलब ये है कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आप मैट्रिक्स ए की हर एंट्री से मैट्रिक्स बी की हर एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। साइज़ का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होने चाहिए। इसी तरह आप अगर किसी मैट्रिक्स को
किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन कि उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से वो स्केलर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होने चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस की। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अंडर एडिशन होल्ड करता है, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं ये भी होल्ड करते हैं। इसके अलावा ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें हम कुछ मैट्रिसेस जो है एलिमेंट्री मैट्रिसेस उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो उसके ट्रांसपोज को आप a रेज टू पावर t ये इस तरह से आप लिखते हैं, और ये मैट्रिक्स जो है ये n क्रॉस m मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास मैट्रिक्स से m क्रॉस n है तो a ट्रांसपोज n क्रॉस m होगा। तो आपने क्या किया कि हर रो को हर कॉलम से इंटरचेंज कर दिया। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, इसमें फर्स्ट रो जो है वो 1 - 2 4 है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड रो जो है वो 3 7 0 है, तो ट्रांसपोज में ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो जो है वो -5 8 और 6 है, तो ट्रांसपोज में ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक मैट्रिक्स का अगर आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से दो मैट्रिसेस को अगर आपने ऐड किया है और फिर ट्रांसपोज लिया है तो ये इक्वल होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसी तरह से ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि a - b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और अगर किसी स्केलर से आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो ट्रांसपोज में वो स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा। और अगर दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया है तो द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोज इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज था, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर चेंज हो गया। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रेस जो है वो मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके सम होता है। तो ये जैसे अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स A है तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो A11 A22 A33 है। तो ट्रेस क्या होगा, इन डायगोनल एंट्रीज़ का सम। इसी तरह B मैट्रिक्स है तो इसमें डायगोनल एंट्रीज़ -1 5 7 और 0 है, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो 11 आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स कैसे क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स के इन्वर्स को डिफ़ाइन करने से पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता हो। तो आइडेंटिटी जो है, अगर तो आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 1 क्रॉस 1 है तो उसमें आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स होगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो 3 क्रॉस 3 में आपके पास ये, तो इस मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं और बाकी सारे का सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको जिस मैट्रिक्स से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स जो है वो फिक्स रहता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो सपोज़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स B को हम कहेंगे कि वो A का स्क्वायर है। अगर A को B से राइट से या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि B इज़ एन इन्वर्स ऑफ A। अगर ऐसा मैट्रिक्स हमें ना मिले तो हम कहते हैं कि A मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास किसी में अगर हमने ये चेक करना हो कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इट मीन कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उस इन्वर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स का तरीका बताया गया है कि अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज A B C D हैं, तो उसको इन्वर्स का निकालने का ये फार्मूला है कि 1/AD माइनस BC। ये असल में A का जो है वो डिटर्मिनेंट है, और आपने इसकी जो एंट्रीज़ हैं, डायगनल एंट्रीज़ जो हैं, इनको आपने इंटरचेंज कर दिया है, और दूसरी जो डायगनल्स हैं उनका साइन बदल दिया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं कि उसके डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर मैट्रिक्स जो है उसकी डायगनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करें और सेकंड डायगनल एंट्रीज़ का साइन बदल दें। लेकिन अगर मैट्रिक्स 2x का ऑर्डर 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसको करने के लिए ये हमारे पास एक मेथड है कि आपने जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसको इस मैट्रिक्स में इस तरह से रखें और इस साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दें। अब आपने रो ऑपरेशंस जो है वो यूज़ करते हुए ये जो इस साइड पे ये मैट्रिक्स है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पर ये डायरेक्टली लिखा गया है कि इस मैट्रिक्स को सक्सेसिव रो ऑपरेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है। जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर करने हैं वही ऑपरेशन आपने इस साइड पर भी करने हैं। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो ये प्रोसीजर है कि आप रो ऑपरेशंस की मदद से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। अब किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका इन्वर्स की मदद से सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले, आपके पास ये एक सिस्टम है, सपोज़ कि ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। यहाँ पर आप देखें x1 x2 x3 जो है वो अननोन्स है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मीन के ये जो इक्वेशंस हैं इनमें जो अननोन्स हैं इनके कोएफिशिएंट की मदद से आपने ये मैट्रिक्स बनाया है। एक्स मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ़ अननोन्स है, जितने भी नंबर ऑफ़ अननोन्स होंगे वो एक्स में इंक्लूड करेंगे। और मैट्रिक्स बी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सॉल्यूशंस हैं हर एक इक्वेशन के। तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालें, और इस जैसे ही इन्वर्स आए तो उसके बाद आप ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आप यहीं पर ही आप कह देंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। जैसे ही डिटर्मिनेंट आपको पता चल जाएगा कि वो नॉन ज़ीरो है तो उसके बाद आप उसका इन्वर्स निकालें। और फाइनली ये लास्ट सेक्शन में हमने ये कुछ मैट्रिसेस हैं, डायगोनल, ट्रायंगुलर एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कि अगर ये जो मेन डायगोनल है इसके नीचे वाली सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो होंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इस मेन डायगोनल के ऊपर वाली सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो फिर हम इसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मीन कि ये एक लोअर ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर बन रही है। और इसी तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो।